नमस्कार दोस्तों, पड़ताल दुनिया भर की में आपका स्वागत है। देश और दुनिया परेशान है कि सीरिया में आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं उनसे एक बात साफ है कि जिस तरह से वहां पर 8 दिसंबर को तख्ता पलट हुआ, उसके बाद से ऑल इज नॉट वेल। लगातार हिंसा का दौर चल रहा है और इजराइल और अमेरिका मिलकर यह दावा कर रहे हैं कि वे सीरिया पर कब्जा कर रहे हैं। सवाल उससे बड़ा है कि सीरिया के भीतर जो ताकतें हैं और सीरिया पर जो बगावतियों ने कब्जा किया है, दमिश्क उसकी जो राजधानी है, उन सब के बीच आखिर जो टसल है, असली लड़ाई क्या है और किधर चल रही है, इस पर हमने बात की प्रबीर पुरकायत से। प्रबीर, प्रबीर, सीरिया में 8 दिसंबर को तस्वीर बदली थी, तख्ता पलट हुआ था, असद को सत्ता छोड़कर भागना पड़ा था रूस की तरफ। और अब जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो बहुत भ्रम से भरी हुई है। आज की तारीख में सीरिया कहां खड़ा है, सीरिया के किन इलाकों पर किसका कब्जा है? हाँ, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। काफी कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो है और इसके लिए मैं आपको मैप दिखाना चाहता हूं जो बीबीसी की है और एक इंस्टीट्यूट है स्ट्रेटेजिक स्टडीज जो आईएसडब्ल्यू है, वो भी ब्रिटानिया की है। तो उसके हिसाब से जब दमास्कस में तख्ता पलट हुआ, रेबल्स आके वहां पर बसे, इन्होंने हथियार गेर दी, आसाद छोड़ के चले गए, तब के बाद लगता है कि ये तस्वीर कुछ बदली नहीं है। मतलब इनका कब्जा उन इलाकों में है जहां पे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लाल रंग यहाँ पर दिख रहा है और एक एक करके इलाकों को दिखाना चाहता हूं। तो ये जो है मेन लाइन ऑफ अटैक था दमास्कस पे। 8 दिन में, आप जो कह रहे हैं 10 दिन में पहुंच गए, हथियार गेर दी, तख्ता पलट हो गया। पर जी। अभी भी बड़ा हिस्सा जो है सीरिया का, ये जो सरकार थी अभी वो बदल गई, उधर चली गई, पर इलाकों में उनका अभी भी लगता है कब्जा है। तो ये और इनकी फोर्सेस नहीं आई। ये जो इलाका है इसमें कोई दो राय नहीं है, जो आपकी एचटीएस, जो जी। हयात तहरीर अल शाम के नाम से जाना जाता है, पहले अलकायदा का हिस्सा था, टूट के अलग कहता है, अब कहता है हम 2016 में एकदम उसने बदल गए खुद को हैं। अलग किया। अब कह रहे हैं हम एकदम बदल गए हैं। पर जो खबर आ रही है उससे लग रहा है कि लोगों में संतरास है, डर है, और खास तौर से क्रिश्चियन कम्युनिटी जो अलेप्पो में बहुत पुराना है, तो वो काफी चिंतित है उनका क्या होगा। और दूसरे इलाकों में जो अलावाइट्स हैं, जो बशर अल असद के साथ थे, तो उनका क्या होगा। अटैक शुरू हुए हैं, तो खबरें जो आ रही है वो इंटरनेशनल मीडिया में वो उसको स्थान ज्यादा नहीं मिल रहा है। पर जहां तक हम देख पा रहे हैं अरबी सोर्सेस, दूसरे सोर्सेस में, लोगों में आतंक इनके बारे में है, क्योंकि भुक्तभोगी है, पहले भुगत चुके हैं जब इन्होंने काफी बड़ा हिस्सा सीरिया का कब्जा किया था। तो जी। एक तो वहां पर है। दूसरी आप देखें कि यहाँ पर इस्लामिस्ट जो है एडवांस किए हैं, जो अपने आप को करीब करीब ओपनली अलकायदा, इस्लामिस्ट इस तरह के पेश करते हैं। दूसरी बात है कि ये बहुत बड़ा इलाका है जो कि कुर्दिश लोगों के पास है। अमेरिका उनको समर्थन किया है, पर उनके साथ संघर्ष जो है अब होने की संभावना है। जो टर्किश बैक्ड जो सीरियन रेबल्स है, जी। जिसको एसएनए कहा जाता है, तो सीरिया नेशनल आर्मी, नेशनल क्या हो तो तुर्की का हिस्सा बन गया है, तो उनके साथ काफी टक्कर होने की संभावना है, क्योंकि कुर्दिश इलाकों में टर्किश जो है वो कहते हैं यहाँ से हम पर हमला हो रहा है। जी। तो इस हिसाब से अगर देखें, तस्वीर साफ कतई नहीं है जैसा बताया जा रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पे फायदा किसको हुआ है, वो साफ है। फायदा जी। हुआ है यही। इसराइल को, फायदा हुआ है टर्की को, फायदा हुआ है अमेरिका को।
नुकसान किसका हुआ है? ईरान को हुआ है, क्योंकि ईरान के जरिए लेबनान में वो सामान भेजते थे, हथियार वगैरह भेजते थे, हिजबुल्लाह के साथ संबंध उनकी उसी तरह बनी है, तो वो लिंक टूट गया है। उसका भविष्य क्या है पता नहीं। रूस, जिनका एक बेस था इस इलाके में, उनका एयर बेस है, नेवल बेस है, नेवल बेस है। उस पे क्या होगा देखने वाली बात है। तो जी। नुकसान ये साफ है, ये इन लोगों को हुआ है। इजराइल के बारे में आप जानते ही है, बहुत हाँ, पुराना क्योंकि सवाल इसराइल है। मैं इसलिए जानना चाह रही थी क्योंकि जो खबरें और खासतौर से वेस्टर्न मीडिया और भारत के जितना भी मीडिया है, चाहे प्रिंट हो इलेक्ट्रॉनिक हो, वह लगातार इसे बता रहा है कि ये इसराइल का किया धरा है और इसराइल 10,000 स्ट्राइक करने जा रहा है। इसराइल ने पूरी रात बमबारी करके ये खत्म कर दिया, वो खत्म कर दिया। तो अगर जो लोग भारत में इस मीडिया को देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि ये सारा का सारा युद्ध और सारा का सारा फायदा सिर्फ और सिर्फ इसराइल को लेकर हो रहा है। इसराइल ही मास्टरमाइंड है इस सारे तख्तापलट का। मास्टरमाइंड तो कोई भी कह सकता है। अमेरिका इसका मास्टरमाइंड है, इजराइल इसका मास्टरमाइंड है, टर्की टर्की से इस अटैक शुरू हुआ। टर्की की पूरा सरकारी मशीनरी अगर साथ में नहीं होता तो इस तरह से एडवांस नहीं करते। उनको ट्रेन करना, हथियार देना, सब जो है कम्युनिकेशन सिस्टम कायम करना, ये सब टर्किश की देन है, साफ है। और मेन एडवांस भी उन्हीं की हुई है। तो इसीलिए अगर देखें, टर्की, अमेरिका, इजराइल को फायदा हुआ। मैं इजराइल क्या कर रहा है उसके बारे में बाद में आ रहा हूं। फायदा हुआ है क्योंकि सीरिया रेजिस्टेंस का पार्ट था। ईरान, हिजबुल्लाह, सीरिया एक साथ थे इस इलाके में। सीरिया का इस तरह से गिरना उनके लिए नुकसान है, क्योंकि मैंने जो कहा, लेबनान के साथ ईरान का रिलेशनशिप, संबंध जो थे, सीरिया के थ्रू ही था। लाइन तो कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन सब वहीं से होता था, तो वो टूट गया है। अब क्या होगा देखने की बात है। जरूर रेजिस्टेंस, जो अरब दुनिया की पुरानी रेजिस्टेंस रही है इजराइल के खिलाफ, एक एक करके उसको हटाया गया है। इजिप्ट से शुरू हुआ, इसके बाद अमेरिका ने इराक को खत्म किया, तो लेबनान को अब देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। तो इसमें ये नहीं सोचना चाहिए इजराइल कर रहा है। अमेरिका, इजराइल, यूरोप के दूसरे देश जुड़े हुए हैं। लीबिया एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था इजराइल के सिर्फ खिलाफ नहीं, अमेरिका, यूरोप के खिलाफ भी, उसको खत्म किया। तो ये जो हुआ है उस इलाके में, उसका एक लास्ट स्टेप कह सकते हैं सीरिया इस वक्त है, और अगला निशाना ईरान है। तो उसमें मैं बाद में आ रहा हूं। तो आपने पूछा इजराइल क्या कर रहा है। इजराइल को तो इस वक्त खाली मैदान मिल गया। सीरिया की हवाई जहाजें नहीं चल पा रही है, उसकी जो नेवी है उसका कोई लीडरशिप नहीं है, रशिया उसको साथ नहीं दे सकता, और ईरान भी उसको उसके साथ नहीं दे सकता, क्योंकि वो हथियार गिर चुका है। तो वो लोग तो हट गए हैं। तो एक तरफा बमबारी करके, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है बहुत बड़ा, जो उसकी वॉर डिफेंस के साथ जुड़ा हुआ था, उसको विध्वस्त कर दिया। दूसरा, उनकी नेवी, जहां पर नेवल बेस था, उसको बमबारी कर दिया। उसका आप तस्वीर देख पा रहे हैं यहाँ पे, हालांकि थोड़ा सा साफ नहीं है। अगर आप देखें तो देखेंगे यहाँ पर उनकी जहाजों को बमबारी करके इसराइल ने काफी नुकसान पहुंचाया। तो जिसके बारे में सीरिया दावा है की, कि एक रात में उसने पूरी बमबारी की। देखिए, एक रात में किया, 2 रात किया, उससे क्या मतलब है। तो इनकी बमबारी करके लगातार, जिस दिन से इतवार आपने कहा इनकी सरकार गिरी, इसके बाद तो खुला मैदान हो गया ना। तो सीरिया की जो शक्ति थी, सामरिक शक्ति थी, मिलिट्री फोर्सेस जो थे, वो उनके पास हथियार है, वो लोग हैं, वो तो ठीक है, पर ऐसे तो लड़ाई नहीं होती ना। हवाई जहाज चाहिए, नेवी चाहिए, वो सब जो है इजराइल खत्म कर रहा है। एरोड्रोम जो है उनको खत्म कर रहा है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को खत्म कर रहा है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर रहा है।
तो मिलिट्री ताकत को सीरिया के 5-7 साल के लिए इजराइल इस मौके में खत्म करना चाहता है। तो ये तो साफ है, इजराइल का दावा जो है इतना तक सही है कि सीरिया 4-5-7 साल जो है इस मैदान पे नहीं उतरेगा। अब सवाल है कि फायदा सीरिया में के अंदर कौन से फोर्सेस को होगा, नहीं होगा, इस पे इजराइल नहीं है, इस पे तुर्की है। इसमें सीरिया के अंदर जो फोर्सेस थे, जो इस्लामिस्ट फोर्सेस थे, वो अगर आएंगे तो जो कट्टर सुन्नी पंथी कह सकते हैं है, और जिनका ये समझ है कि अलावाइट्स जो है इनको तो खत्म कर देना चाहिए, जो क्रिश्चियंस है उनको जजिया देना चाहिए, ये सब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब कह रहे हैं। तो इस तरह से जो बातें आ रही है, तो सीरिया की जो मैंने कहा था कि एक सेकुलर पॉलिसीज था, चाहे डिक्टेटोरियल हो, तो वो जो है एकदम उस ढांचे को खत्म करना चाहते हैं, और उसको फिर दोबारा खड़ा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप जानते हैं, सेकुलर ढांचा को खत्म करना अगर कर दिया जाता है तो दोबारा उस सेकुलर ढांचे को पैदा करने में वक्त लगता है, मेहनत लगता है। जी। पाकिस्तान, हमारा देश, बांग्लादेश का सामने तस्वीर है ही। तो ये सब देखते हुए साफ है कि इजराइल का फायदा है, क्योंकि सीरियस एक रेजिस्टेंस था, वो खत्म हो गया। मैं उसकी यहाँ एक चीज आपसे और पूछना चाहती हूँ कि ईरान के जो सबसे बड़े रिलीजियस लीडर हैं खमैनी, उन्होंने भी जो स्टेटमेंट दिया है वो काफी चिंता, सीरिया में जो स्थिति है उसको लेकर काफी चिंता जताने वाला है, और वह तुर्की पर भी एक सवाल उठाने वाला है कि क्या उसके एक्टिविटीज से, उसके एक्शन से इजराइल को फायदा मिल रहा है। ये उन्होंने संकेत दिया है कि जो हो रहा है उससे काफी नुकसान दूसरे समाज को होगा। तो मैं इसका पहले आपका इस मैप पे आपका दृष्टि आकर्षण करना चाहूंगा। तो ये हमने पिछले बार जिक्र किया था, जनरल वेस्ली का क्लार्क, उनकी एक इंटरव्यू थी, तब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होने वाले थे, वो थे भी कुछ दिन के लिए, जिसको प्राइमरीज कहते हैं, उस पे थे। उसमें उन्होंने एक इंटरव्यू में, डेमोक्रेसी नाउ के एक इंटरव्यू में कहा था कि 7 देश इनके अमेरिका के निशाने में है, जो उनकी इंटरनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब बना हुआ है, और उसमें सोमालिया, सूडान, लिबिया, सीरिया, इराक, ईरान सब शामिल है, लेबनान भी शामिल है। उसमें 6 देश, आज 6ठा देश है जो सीरिया, उसमें गिरा है। अब तक एक एक करके उसकी उनकी प्लान के मुताबिक वो चल रहे हैं, वही साफ नजर आता है। तो ये अगर सोचे कि सिर्फ इजराइल ने किया है, सिर्फ टर्की ने किया है, नहीं, इसके पीछे अमेरिका की भी प्लानिंग रही। टर्की बहुत पुराना है कि टर्की इस इलाके में इसके ऊपर बैठा हुआ है, टर्की तो इनसे बड़ा है काफी। तो टर्की जो है यहाँ पर सीरिया पर अटैक करना, इराक पे अटैक करना, ईरान के साथ उनके संबंध, ये सब देखने की बात है, टेंशन्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर सीरिया में साफ उनका इंटरवेंशन रहा है पहले, जब अभी भी देख सकते हैं, एसएनए जो है, सीरियन नेशनल आर्मी, ये पूरी तरह से टर्किश पिट्टू है, उन्होंने ही बनाया है, और उन्होंने ही इसको पूरा सुसज्जित करके भेजना, उनका बागडोर इन्हीं के हाथ में है। तो टर्की का इंटरवेंशन इसीलिए है कि 5 बिलियन रिफ्यूजीज एक्चुअली टर्की में है, वो चाहते इनको वापस भेजे, सीरिया में भेजे, नहीं तो उनकी अंदरूनी काफी परेशानियां वहां हो रही है, इतने बड़ा रिफ्यूजी पॉपुलेशन को लेके। क्या वो लोग आएंगे नहीं, वो अलग बात है, पर इरादा उनका वही है। और वो चाहते ग्रेटर टर्की, जो ऑटोमन एम्पायर का सपना था कि वो अरब दुनिया में एक बड़ा पावर बन के निकले। तो गिराने में अमेरिका, इजराइल, टर्की तीनों का निशाना था कि इसको गिराया जाए। इस बाथिस्ट सरकार को, जो 40 साल से है, हमारे गले में कांटा है, तो इनको गिराया जाए।
तो ये उन्होंने एक कॉमन एनिमी के हिसाब से तीनों काम किए। उसके लिए किस किस के साथ अलायंस किए साफ है कि सबसे रिएक्शनरी जो ताकतें हैं उनके साथ अलायंस किया है, पर सबका अपना अपना फायदे के लिए वो ये चीज हो रहा है। तो टर्की का था कि सीरिया कंपटीशन ना हो, सीरिया मुल्क खत्म हो जाए, एक हिस्सा हम कब्जा कर लेंगे। और सीरिया में जो कुर्द इलाका है, कुर्दिश इलाका है, उससे काफी समर्थन कुर्दिश जो डिसिडेंट्स हैं, जो रिवोल्ट रहा है टर्की के खिलाफ, काफी समर्थन उनको वहां से मिलता है, उसको खत्म किया जाए। तो उनका निशाना ये। इसराइल का निशाना है कि सीरिया एक रेजिस्टेंस फोर्स था, वो ईरान के साथ मिला हुआ था, वो खत्म हो जाए हमारे लिए अच्छा है। उसके बाद क्या होगा सीरिया में, उसके क्या मतलब उससे। तो ये तो इन दोनों का है। और अमेरिका है कि ईरान कमजोर होगा, ईरान अगर इस इलाके में कमजोर होगा तो हमारा सिक्का भारी होगा। तो ये तीनों का कॉमन एक लक्ष्य था सीरिया को खत्म करने के लिए। पर अगला कदम जरूर ईरान के निशाने में इजराइल लेना चाहेगा, अमेरिका भी लेना चाहेगा। तुर्की क्या चाहेगा? तुर्की सोचेगा कि अगर ईरान खत्म हो जाए तो कल तो मेरा नंबर आएगा। तो सब अपने अपने हित के लिए क्या करेगा, देखने वाली बात है। तो अरब दुनिया में अभी इससे चिंता है कि इजराइल अगर मजबूत होता है तो हमारे ऊपर भी आंच आएगा, क्योंकि हमारे लोग, अरबी दुनिया है, उनको तो इजराइल से नफरत है, क्योंकि वो पैलेस्टीनी समर्थक है, जिसको कहते हैं अरब स्ट्रीट्स। हकीकत तो है अरब पीपल फिलिस्तीनी को अपना हिस्सा मानते हैं। तो इसीलिए ईरान के साथ लड़ाई जो अमेरिका करना चाहता है, इजराइल करना चाहता है, वो अरब दुनिया नहीं चाहती। तो ये एक क्या कहेंगे, उनमें फर्क अंतर है, अंतर है, कॉन्ट्रडिक्शन है। जो टर्की और ईरान इस दुनिया इस हिसाब से एक होंगे क्या कि ईरान को भी इसमें हराया जाए। तो मेरे ख्याल से टर्की वहां नहीं जाएगा, और दूसरे अरब दुनिया कतई नहीं चाहेगा कि ईरान पर हमला हो, क्योंकि वो जानते हैं इसके बाद एकमात्र यहाँ पर जब शक्ति, सामरिक शक्ति इजराइल रहेगा, वो हमारे लिए अच्छा नहीं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड एक सिनारियो है, पर इसमें कोई दो राय नहीं कि रूस ने अपने आप को कमजोर पाया है यहाँ पर, क्योंकि इस तरह से सीरिया के अलावा उनके पास और कोई शक्ति नहीं थी। उन्होंने मदद तो कर रहे थे, पर मेडिटेरियन जो समुद्र है उसमें इनका यहाँ पर जो बेस था, सीरिया में जो बेस था, यहाँ पर जो उनका बेस था, वो अब खत्म हो गया है। तो मेडिटेरेनियन में उनका कोई और जगह नहीं है जहां पर उनकी जहाजें आ सकती है। तो ये एक कमजोर पॉइंट है। और मेडिटेरेनियन में कैसे छोड़ के अरब दुनिया में कैसे पहुंचेंगे, तो उनको लैंड रूट ही बचेगा जिसके जरिए पहुंच सकते हैं। तो रूस का एक बहुत बड़ा नुकसान जरूर है। अमेरिका इसमें बहुत खुश होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इजराइल भी खुश होगा, क्योंकि यहाँ पर सीरिया उसका दुश्मन था। पर ईरान के लिए, रशिया के लिए नुकसान है, टर्की के लिए कुछ फायदा है, भविष्य के लिए खतरा है। तो क्योंकि इजराइल जितना मजबूत होगा उतना उसके लिए भी नुकसान हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इस इलाका को समझता है कि ये तो मेरा बपौती है। और टर्की तो एक जमाने में ऑटोमन एम्पायर पूरा था यहाँ पर। तो ये अगर समझे कि यहाँ पर इजराइल हमसे मजबूत हो जाए, उसके लिए तो मुश्किल है उसको हजम करना। और इजराइल के साथ वो कुछ चीजों में मिल के करते हैं, कुछ चीजों में काफी टेंशन रहता है। अमेरिका का फायदा ये है कि रूस कमजोर, पर अरब दुनिया में ये नहीं समझना चाहिए कि अब इनकी सिक्का बहुत भारी हो जाएगी। मुझे लगता है कि अब अरब दुनिया, ईरान शायद और करीब आएंगे कि इस इलाके को अमेरिका और इजराइल के हाथ से कैसे बाहर रखा जा सकता है, और चीन के साथ, रूस के साथ, भारतवर्ष के साथ संबंध कैसे रखे, ताकि हम एकदम उनके पिट्टू ना बन जाए, क्योंकि हमारे पास नहीं तो कोई चारा ही नहीं हो गया। तो जैसे आप सऊदी अरेबिया है, उनके पास
ऐसा नहीं समझना चाहिए उनके पास तेल है, डॉलर है, उनका नेगोशिएशन करने की क्षमता बड़ी है। पर इस दुनिया में, अरब दुनिया में जो शेख वगैरह हैं, जो कुवैत है, एमिरातीज है, सऊदी अरेबिया है, वो पहले से ही राजतंत्र अमेरिका जहाँ के। चलता है, जहाँ राजतंत्र अभी भी चलता है, तो वो क्या करेंगे देखने वाली बात है। पर मुझे नहीं लगता इजराइल अमेरिका का पूरी तरह से वो पिट्टू बन जाएंगे। और ईरान के साथ वो समझौता किए हैं, नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस और चीन के साथ भी उनका संबंध है। सेंट्रल एशिया बहुत बड़ा प्ले में है इस वक्त। रूस, चीन, अमेरिका, ये क्या करेंगे? अमेरिका वहां है नहीं, पर अमेरिका आप जानते हैं न होने के बावजूद भी है। तो वो क्या करेंगे, टर्की क्या करेंगे, क्योंकि वहां सेंट्रल एशिया में उनका स्टेक्स है। इस पर बहुत बड़ा राजनीतिक भविष्य है। और भारतवर्ष, क्योंकि हमारा संबंध भी तो इस पूरा इलाके में है, खास तौर से जो गल्फ है वहां पर हमारा संबंध काफी है। यहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट भी इधर से होता है, तो हमारा भी स्टेक है इस इलाके में। मुझे लगता है इंटरनेशनल फोर्सेस सिर्फ यहाँ पर न समझे इजराइल और अमेरिका ही है, यूरोप ही है। यहाँ पर सब इतने बड़े फोर्सेस यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। इसीलिए मैं नहीं कहता हूं कि ये पूरा एकदम एक तरफा हो गया, अब सब हार गए। मुझे अभी भी लगता है कि नेशनलिस्ट फोर्सेस जो है वो उसका प्ले अभी भी, उसका अभी भी गेम है। तो पर खेल अभी बाकी है, खेल खेल खत्म अभी नहीं हुआ। बाकी है। एक गेम हारे हैं, पर बड़ा गेम जो है अभी चल रहा है। और इसीलिए मैं नहीं समझता हूं कि ईरान इस वक्त एकदम खत्म हो गया है। हाँ, देखना पड़ेगा ईरान का न्यूक्लियर प्लांट जो है उसको बरकरार रख के वो न्यूक्लियर एनर्जी से न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ बढ़ेंगे या नहीं। क्योंकि उनको अब खतरा ये है कि इजराइल अगर उनका न्यूक्लियर ऑप्शन खत्म कर दे तो इसके बाद न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी से ईरान को भी घुटने टेकने पड़ सकते हैं। पर अभी खबर जो आई है, लोग अमेरिका कुछ रिपोर्ट्स है कि 12 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का इन्होंने फिसाइल मटेरियल इकट्ठा कर लिया है। पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, इस किस क्या कहेंगे किस हाँ, ये मकसद तो से, किस हाँ मकसद से एक खबर दी जा रही है ये नहीं मालूम। पर हम्म अभी भी तो आपने जो कहा, खेल खत्म नहीं है। क्योंकि हम्म खेल जब तक इंसान है, जब तक लोग है, तब तक खेल है। और देश ऐसे खत्म नहीं होता है। एक बार लगता खत्म हो गया, फिर भी इतना बड़ा इलाका है, तो खत्म कभी खेल खत्म ये ना समझे। हाँ, इस गेम, एक गेम वो हारे हैं, पर बड़ा जी गेम अभी भी इस इलाके का बाकी है। मैं समझता हूँ उसको देखने वाली बात है। और हमको भी इसको समझ के चलना चाहिए, भारतवर्ष को, कि हम एक तरफा इजराइल के पक्ष हो जाएंगे तो कल वहां से हटके अरब दुनिया में घुसना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। और हमारा नाता बहुत गहरी है, इसमें ट्रेड की है, तेल की है, हमारे लोग जाते हैं, आमदनी करते हैं, उसका एक हमारे घर में डॉलर भेजते हैं। तो हमारा बहुत बड़ा स्टेक वेस्ट एशिया में है, तेल के लिए भी है, और हमारा जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज होता है जिससे हमारा उसमें भी डॉलर है इनकम जी होता है, वो भी उसके लिए भी है। फॉरेन एक्सचेंज अमेरिका में जो भारतीय जाते हैं वो नहीं भेजते। फॉरेन एक्सचेंज हमारा जो गल्फ मजदूर में है, जाते हैं काम गल्फ में काम करने जाते हैं, वो भेजते हैं। तो जी वो अगर खत्म हो गया, बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा हमारी फॉरेन एक्सचेंज का। तो जी इसीलिए मैं समझता हूं कि हमें भी पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल के कहने पे हमारे जो अखबार वाले नाच रहे हैं, मीडिया, बड़ा मीडिया नाच रहे हैं, उस तरह हमें उस दूसरी पहलुओं को भी समझने की जरूरत है। इसीलिए आपके साथ पड़ताल करने में इतना अच्छा लगता है कि हम इन चीजों को जनता के सामने जी ला सकते हैं। बिल्कुल। तो इस पे हम नजर भी बनाए रखेंगे और मुझे लगता है कि सीरिया के जो डेवलपमेंट्स हैं वो सिर्फ ईरान ही के लिए नहीं बाकी दुनिया के लिए भी काफी परेशानी का सबब फिलहाल आज की तारीख में है। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रबीर, और इस तरह से समझाने के लिए, और एक दूसरा बिल्कुल दूसरा पहलू जिस पे कहीं भी चर्चा नहीं है उस पर इतनी बेबाकी से चर्चा करने के लिए। एक बात बिल्कुल साफ है
कि सीरिया में जिस तरह से अलग अलग देशों के हित फंसे हुए हैं और जिस तरह से तुर्की, अमेरिका और इजराइल, यह तीनों मिलकर सीरिया को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और इस बहाने अमेरिका और इजराइल कम से कम तुरंत ही ईरान को निशाने पर लेने की तैयारी कर रहा है। क्या यह संभव होगा? क्योंकि बड़ी बात यह है कि खेल अभी बाकी है। अभी पूरा का पूरा युद्ध का जो नजारा है उसमें हो सकता है कि रूस और ईरान एक गेम हारे हैं, लेकिन खेल अभी चल रहा है क्योंकि यहां बहुत बड़ी चीजें दांव पे लगी हैं। और एक बात जो हम हर बार दोहराते हैं कि जो दिखाई देता है इंटरनेशनल कूटनीति में ऊपर से और जिस तरह से रिपोर्ट आती हैं, उन रिपोर्टों के पीछे का जो सच है उसके लिए आपको देखना जरूरी है पड़ताल दुनिया भर की। शुक्रिया।